हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सीरीज ऑफ सीएसएस। सीएसएस की सीरीज के और इस ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से सीएसएस सिलेक्टर्स क्या होते हैं, और जो सीएसएस सिलेक्टर्स बचे थे उन सारे सीएसएस के सिलेक्टर्स को हम इस ट्यूटोरियल में कवर करें। हम पिछले ट्यूटोरियल में क्लास आईडी, यूनिवर्सल टैग और एलिमेंट सिलेक्टर्स पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स, एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स और ग्रुप सिलेक्टर्स। इन सारे सिलेक्टर्स को पढ़ेंगे। कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स में हम डिसेंडेंट सिलेक्टर्स पढ़ेंगे, चाइल्ड सिलेक्टर्स पढ़ेंगे और एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर पढ़ेंगे और जनरल सिबलिंग सिलेक्टर पढ़ेंगे। इन सारे टॉपिक को आज का ट्यूटोरियल पूरा कवर करने वाला है। ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा गौर करने वाला टॉपिक है और थोड़ा सा टेक्निकल, पिछले सिलेक्टर से ज्यादा टेक्निकल है। तो बढ़ते हैं इस ट्यूटोरियल में आगे और देख लेते हैं इन सारे सिलेक्टर्स को। लेट्स बिगिन दिस क्लास। यहाँ पे सबसे पहला सिलेक्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या होते हैं। मैंने लिखा हुआ है सीएसएस में डिसेंडेंट सिलेक्टर आपको उन एलिमेंट को स्टाइल करने की अनुमति देता है जो दूसरे एलिमेंट के अंदर नेस्टेड होते हैं। यह वेब पेज के लेआउट और डिजाइन को कंट्रोल करने का सबसे पावरफुल तरीका है। अभी डिसेंडेंट माने हिंदी में पता है आपको ना, डिसेंडेंट माने क्या होता है? डिसेंडेंट माने जस्ट आपके नीचे। एक होता है एंसेंट मतलब आपके जस्ट पहले, और एक होता है डिसेंडेंट मतलब आपके बाद में। तो डिसेंडेंट सिलेक्टर से आप जो भी एलिमेंट को स्टाइल करना चाहते हो ये उस एलिमेंट के बाद के एलिमेंट को स्टाइल करता है जो उसके जस्ट नेक्स्ट में हो। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये उस एलिमेंट के अंदर जो नेस्टेड होते हैं, एक एलिमेंट उसके जस्ट बाद का जो एलिमेंट होगा ये उसे स्टाइल करता है। कैसे, देख लेते हैं। अब ये काम कैसे करता है वही मैं बताने वाला हूं आपको। अब जैसे मैंने यहाँ पे OL यानी ऑर्डर लिस्ट यूज किया है। अब ऑर्डर लिस्ट का आपको याद होगा HTML में ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम OL या अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL यूज करते हैं। उसके अंदर का जो एलिमेंट होता है LI यूज करते हैं। तो OL के अंदर LI होता है ना, तो अगर हमें LI यूज करना है, LI को कलर करना है, तो हम इस तरीके से CSS लिखते हैं डिसेंडेंट सिलेक्टर के लिए, जहां पे हम OL जो हमारा पहला सिलेक्टर है और OL के जितने भी एलिमेंट है जैसे LI है, LI को हम डिसेंडेंट सिलेक्टर बोलेंगे। OL हमारा मेन सिलेक्टर है, उसके अंदर LI है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे सिलेक्टर लिखेंगे तो LI को स्टाइल करेगा। इसका मतलब ही ये हुआ कि OL के अंदर LI है, OL के बाद जस्ट LI है, उसको स्टाइल करते हैं। सेम इस तरीके से मैंने डिव टैग के अंदर, डिव एलिमेंट के अंदर पैराग्राफ एलिमेंट यूज किया, तो डिव के अंदर पैराग्राफ एलिमेंट है, ये उसे स्टाइल करेगा। प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा। देखते हैं अपने VS कोड में और कैसे काम करता है ये डिसेंडेंट सिलेक्टर। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट टैग लिया हुआ है, उसके अंदर LI यानी लिस्ट बनाया है 1 2 3। इसका अगर हम प्रीव्यू देखेंगे, यहाँ पे गोलाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से इसका प्रीव्यू आ रहा है। ये 1 2 3 ये लिस्ट बन के आ रही है हमारी, क्योंकि ये ऑर्डर लिस्ट है। अब हम चाहते क्या है कि यहाँ पे ये जो 1 2 3 है ना, इनका कलर कुछ अलग चेंज हो रहा है, इन पे स्टाइलिंग करनी है। तो इसके लिए हम डिसेंडेंट सिलेक्टर यूज करेंगे। उसके लिए हम लोग लिखेंगे OL स्पेस LI और कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और यहाँ पे इसको स्टाइल दे देंगे। तो मैंने कलर दे दिया, इसका कलर कर दे रेड। ठीक है, इसका हम फॉन्ट साइज अगर बढ़ाना चाहें तो हम फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं। फॉन्ट साइज कर देते हैं 20 पिक्सल। ठीक है, अब ये किसको इसकी स्टाइलिंग कैसे हुई समझ में आया? OL के बाद जो LI होगा ये उसको कलर करेगा। समझ में आया आपको? अभी समझ में आ जाएगा जैसे हम इसका प्रैक्टिकल करके अभी आपको प्रीव्यू देखेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पूरी लिस्ट हमारी कलर्ड हो गई, पूरी स्टाइल अप्लाई हो गई LI पे। क्लियर? अभी मैं एक और प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ आपको। मैं यहाँ अपने पेज में एक डिव टैग ले लेता हूँ। मैंने डिव टैग लिया, डिव टैग के अंदर मैंने ले लिया पैराग्राफ एलिमेंट और यहाँ पे कुछ पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ। लॉरेम लिप्सन से एक पैराग्राफ ऐड कर लिया है। मैं यहाँ पे एक H1 भी एलिमेंट ले लेता हूँ, H1, और इसके अंदर भी लिख देता हूँ कुछ, दिस इज हेडिंग 1। ठीक, इसको सेव करता हूँ। अभी तो इसका प्रीव्यू सेम इस तरीके से दिख रहा है। इस पे डिसेंडेंट सिलेक्टर यूज करते हैं, फिर देखते हैं इसकी स्टाइलिंग कैसे होती है। अब डिव के अंदर क्या है, पैराग्राफ एलिमेंट है और H1 एलिमेंट है। मैं यहाँ पे एक और डिसेंडेंट सिलेक्टर यूज करता हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ डिव के अंदर P एलिमेंट। अब ये पैराग्राफ एलिमेंट को कलर करेगा, तो मैं इसका कलर कर देता हूँ ब्राउन और इसका फॉन्ट साइज भी कर देता हूँ 20 पिक्सल। अब देखते हैं प्रीव्यू इसका। ये देखिए, अब ये डिव टैग के अंदर दोनों थे, लेकिन इसने सिर्फ किसको किया है, पैराग्राफ को किया है। क्यों? क्योंकि मैंने डिसेंडेंट में क्या बताया था आपको कि डिसेंडेंट जो आप पैराग्राफ, जो आप एलिमेंट का नाम दे रहे हैं,
जैसे मैंने div के बाद पैराग्राफ एलिमेंट दिया तो पैराग्राफ एलिमेंट उसके बाद तुरंत में है। यहाँ पे div के तुरंत बाद क्या है, पैराग्राफ एलिमेंट है, जबकि h1 को इसने कलर नहीं किया है, h1 की स्टाइलिंग नहीं करी है। दिस इज कॉल्ड डिसेंडेंट सिलेक्टर। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। बस यहाँ पे ध्यान यही रखना है कि डिसेंडेंट सिलेक्टर से हम जो भी सिलेक्टर उसके बाद के लेंगे, ये जस्ट उसके बाद जो नेक्स्ट में आएगा उसका सिलेक्टर, सिर्फ उसी एलिमेंट को ये कलर करेगा, उसी एलिमेंट को ये स्टाइल करेगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सिलेक्टर की तरफ, जो हमारा सिलेक्टर होने वाला है चाइल्ड सिलेक्टर। अब चाइल्ड सिलेक्टर मतलब बच्चा, कैसे काम करता है देख लेते हैं। सीएसएस में चाइल्ड सिलेक्टर आपके किसी एलिमेंट के इमीडिएट चिल्ड्रन को स्टाइल करने की अनुमति देता है। आसान शब्दों में कहें तो किसी तत्व के अंदर मौजूद तत्वों को टारगेट करता है, ना कि उसके सभी वंशजों को। कैसे काम करता है देख लेते हैं। जो चाइल्ड सिलेक्टर है ये ग्रेटर देन साइन द्वारा अलग किया जाता है। आप जब इसको यूज करोगे तो ग्रेटर देन साइन लगाना पड़ेगा। इसमें दो सिलेक्टरों का संयोजन होता है। पहला सिलेक्टर पेरेंट होता है जो एलिमेंट को निर्देशित करता है, और दूसरा सिलेक्टर चाइल्ड एलिमेंट को निर्देशित करता है। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, वो कैसे लिखेंगे। हमने div के अंदर पैराग्राफ एलिमेंट लिया और इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। इसमें और डिसेंडेंट में अंतर यही है कि इसको आप ग्रेटर देन के साइन से आप अलग करते हो, लिखना पड़ता है ग्रेटर देन साइन लगा के। चलते हैं VS कोड एडिटर पर और देख लेते हैं इसको यूज करके। अब यहाँ पे मैंने div के अंदर पैराग्राफ और h1 अप्लाई किया था, और अगर मैं यहाँ पे div के बाद h1 दे देता तो ये h1 को स्टाइल करता। ये देखिए इसने h1 को स्टाइल कर दिया, पैराग्राफ को नहीं किया, ठीक। लेकिन अगर बात हो रही है अगर चाइल्ड सिलेक्टर की, तो चाइल्ड सिलेक्टर के लिए हम लोग ग्रेटर देन लगा के पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम p एलिमेंट यूज करेंगे, यानी पैराग्राफ एलिमेंट यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि चाइल्ड सिलेक्टर ये कहता है कि यहाँ पे div के जस्ट बाद जो होगा ये सिर्फ उसी को स्टाइल करेगा, दूसरे को नहीं करेगा। जबकि हमारे div में पैराग्राफ भी है और h1 भी है, तो चाइल्ड सिलेक्टर से हम h1 को स्टाइल नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ p एलिमेंट को ही स्टाइल कर पाएंगे। ये अंतर है डिसेंडेंट में और चाइल्ड में। अब मैंने यहाँ पे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, इसको सेव करते हैं और इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा पैराग्राफ स्टाइल हो गया ना, क्लियर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि चाइल्ड और डिसेंडेंट सिलेक्टर में अंतर क्या होता है। डिसेंडेंट में आप उसके नीचे जितने भी सिलेक्टर्स हैं उनमें किसी की भी स्टाइल कर सकते हैं, लेकिन चाइल्ड में जो जस्ट उसके बाद आएगा उस पहले वाले की ही स्टाइल करी जा सकती है, बाद के किसी अन्य एलिमेंट की स्टाइल नहीं करी जा सकती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सिलेक्टर की तरफ। अगला सिलेक्टर हमारा होने वाला है एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। कैसे काम करता है और क्या करता है? इसमें सीएसएस में एडजेसेंट का हिंदी में मतलब होता है पड़ोसी सिबलिंग सिलेक्टर जो होता है एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर, आप उन एलिमेंट को स्टाइल करने की अनुमति देता है जो एक ही पेरेंट या एलिमेंट के बच्चे होते हैं और सीधे एक दूसरे के बाद में आते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यह सिर्फ उन्हीं एलिमेंट को टारगेट करता है जो आपके चुने हुए एलिमेंट के बगल में होते हैं। ये दूर वाले एलिमेंट को कलर से स्टाइल नहीं करता है, ये जो अगल बगल में है उन्हीं को करता है। पड़ोसी का मतलब ही होता है। एडजेसेंट सिलेक्टर प्लस साइन द्वारा अलग अलग किए जाते हैं। दो सिलेक्टरों का संयोजन होता है। पहला सिलेक्टर एलिमेंट को निर्देशित करता है जिसके बाद आप स्टाइल करना चाहते हैं, और दूसरा उस एलिमेंट को निर्देशित करता है जिसे आप वास्तव में स्टाइल करेंगे। यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं h1 के बाद अगर p आएगा तो उसे स्टाइल कर रहा हूँ। भाई p और भी कहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वही स्टाइल करेगा जो h1 के बाद आएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं। यहाँ पे h1 एलिमेंट है, उसके बाद पैराग्राफ एलिमेंट है, फिर यहाँ पे h2 एलिमेंट है, फिर उसके बाद पैराग्राफ एलिमेंट है। अब आते हैं स्टाइल वाले पेज पे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ h2 प्लस p, ठीक। यानी h2 के बाद में अगर पैराग्राफ एलिमेंट है तो स्टाइल करे। क्या कर दे उसका, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बैकग्राउंड कलर कर दे उसका ब्लू वायलेट, बस एक ही स्टाइल दे। अब ये किसको करेगा? यहाँ पे कंडीशन क्या लगी है, h2 के बाद अगर p आएगा तो ये कलर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यहाँ पे h2 के बाद में जो पैराग्राफ आया उसे उसने स्टाइल किया है, h1 के बाद के पैराग्राफ को नहीं किया है। दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। क्या हुआ, इसने ये वाला सिलेक्टर इस वाले एलिमेंट को इसने स्टाइल नहीं किया है, इसने स्टाइल किया ये वाले। क्यों? क्योंकि ये h2 के बाद आया हो। मैंने यहाँ पे स्टाइल किया दी थी h2 के साथ जो पैराग्राफ है उसे कलर करना, दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। क्लियर? अब अच्छी तरीके से डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट जरूर करिए कि क्या कोई डाउट अगर समझ में आ रहा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सिलेक्टर की तरफ जिसे हम बोलते हैं जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। ठीक, ये सामान्य सिबलिंग सिलेक्टर है। ये क्या करता है, सीएसएस में जनरल यानी सामान्य सिबलिंग सिलेक्टर को आप एक एलिमेंट को स्टाइल करने की अनुमति देता है और उसी पेरेंट एलिमेंट का चाइल्ड है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके सीधे बाद का हो।
यानी हम उन एलिमेंट को भी टारगेट करते हैं जो उस एलिमेंट के भाई बहन है या उससे दूर भी हैं। इसको यूज कैसे करते हैं देख लेते हैं, ये काम कैसे करता है। यहाँ पे लिखा है सिलेक्टर के दो भाग होते हैं जिन्हें टिल्ड का ऑपरेटर होता है उसके द्वारा अलग किया जाता है। इसमें पहला सिलेक्टर उस एलिमेंट को निर्देशित करता है जिसके बाद आप स्टाइल करना चाहते हैं, और दूसरा सिलेक्टर वह होता है जिसे आप वास्तव में स्टाइल करना चाहते हैं, और ये पहले सिलेक्टर का सिबलिंग होना चाहिए, पड़ोसी होना चाहिए। अब इसको लिखने का स्टाइल मैंने यहाँ पे बताया, टिल्ड ऑपरेटर, इसको हम टिल्ड ऑपरेटर बोलते हैं। H1 के बाद जितने H2 आएंगे ये उनको स्टाइल करेगा, सिंपल सी बात। अगर H2 कहीं और भी होगा तो उसे स्टाइल नहीं करेगा, जो H1 के बाद अगर H2 है तो उसे ये स्टाइल करेगा। देखें इसको यूज करके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये H1 है, H1 के बाद पैराग्राफ है, पैराग्राफ के बाद H2 है और P है। अब अगर हम जनरल सिबलिंग सिलेक्टर यूज कर रहे हैं तो हम इस तरीके से H1 के बाद अगर H2 है तो उसका कलर ये ब्लू वायलेट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे H1 के पहले H2 लगा देता हूँ, यहाँ पे अगर H2 लगा दूं तो ये काम नहीं करेगा। मैं यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ, दिस इज H2 और सेव करता हूँ, और ये स्टाइल में देखिए मैंने जो लिखा है कि H1 के बाद H2 आएगा उसे का कलर ब्लू, बैकग्राउंड का कलर ब्लू वायलेट कर देगा। रिव्यू देखते हैं इसका। इसने जो H1 के बाद H2 आया उसका बैकग्राउंड कलर कर दिया, लेकिन जो पहले H2 था उसका कलर चेंज नहीं किया, उसमें कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं करी। दिस इज कॉल्ड जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। समझ में आ गए होंगे अब। इसलिए दोस्तों मैंने बोला था कि ये सारे सिलेक्टर बहुत ज्यादा दिमाग से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये टेक्निकल बहुत ज्यादा। बढ़ते हैं अपने अगले सिलेक्टर की तरफ, जो हमारा अगला सिलेक्टर होने वाला है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। एट्रीब्यूट सिलेक्टर में, सीएसएस में एट्रीब्यूट सिलेक्टर आप उन एलिमेंट को लक्षित करने की अनुमति देते हैं जिनमें विशिष्ट विशेषताएं यानी एट्रीब्यूट होते हैं। यहाँ पे हम एट्रीब्यूट को स्टाइल कर सकते हैं। ये विशेषताएं HTML एलिमेंट पर अतिरिक्त जानकारी प्रदान करती हैं और आप उनका उपयोग करके अपनी वेबसाइट को और स्टाइल और कंट्रोल कर सकते हैं। काम कैसे करना है, यहाँ पे एट्रीब्यूट का मतलब आपको मैंने बताया था कि स्टाइल में जब हम सिंटेक्स पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि सिंटेक्स में आप क्या लिखते हो, सिलेक्टर लिखते हो, एट्रीब्यूट लिखते हो और उनकी वैल्यू लिखते हो। सीएसएस का जब भी आप सिंटेक्स लिखते हो तो उसमें तीन चीजें होती हैं। सिलेक्टर होता है जिसे हम एलिमेंट बोलते हैं, उसके बाद उसका एट्रीब्यूट होता है यानी उसका स्वभाव होता है, और उसकी वैल्यू होती है। जैसे हमने लिखा फॉन्ट कलर, कलर क्या करना, रेड करना, तो H1 हो गया हमारा सिलेक्टर, फॉन्ट हो गया हमारा एट्रीब्यूट, और कलर की जो वैल्यू ब्लू हो गई वो उसकी वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे हम उसके एट्रीब्यूट को स्टाइल कर सकते हैं। उसके लिए हम, जैसे यहाँ पे हमने एंकर लिया तो एंकर का हम टारगेट जो इसका एट्रीब्यूट है उसे कलर दे रहे हैं। ऐसे ही मैंने दूसरा एग्जांपल दिया, यहाँ पे टारगेट की वैल्यू है ब्लैंक तो भी स्टाइल होगी, या यहाँ पे हम इमेज का टाइटल को यहाँ पे एट्रीब्यूट है तो उसको स्टाइल कर रहे हैं। अब इसको स्टाइल करने के कुछ और भी तरीके होते हैं, उनको देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है, क्योंकि इसके बहुत सारे भाग हैं। एट्रीब्यूट तीन अलग अलग भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है एलिमेंट सिलेक्टर, ये उस प्रकार के एलिमेंट को निर्देशित करता है जिसे आप टारगेट करना चाहते हैं, जैसे पैराग्राफ, H1, इमेज, एंकर, कुछ भी हो सकता है एलिमेंट। ब्रैकेट से ये इसको मान को हम कवर करते हैं। यहाँ पे मैंने बिग ब्रैकेट लगाया है, लगा ना, ये बिग ब्रैकेट है, बड़ा वाला ब्रैकेट से हम इसके अंदर लिखते हैं अपने एट्रीब्यूट को नाम। एट्रीब्यूट ये विशिष्ट विशेषता है जिसे आप देख रहे हैं, उदाहरण के लिए आईडी, क्लास, href, सोर्स, कुछ भी हो सकता है। ऑपरेटर क्या होते हैं, कुछ स्थितियों में आप ऑपरेटर का उपयोग कर सकते हैं। कि ऑपरेटर कौन कौन से यूज कर सकते हैं, जैसे इक्वल टू है, इसका मतलब है कि इसके बराबर हो तो ऐसी स्टाइल करे। ये नॉट इक्वल टू, इसके बराबर ना हो तो मेल करे। इसका मतलब है कि यहाँ से स्टार्ट हो तो इसके लिए ऐसा वो यूज कर सकते हैं हम ऑपरेटर। डॉलर एट्रीब्यूट करते हैं कि इसके साथ खत्म हो, और स्टार इक्वल के साथ मान में कहीं भी शामिल अगर होता है कंटेंट्स तो। हम इन सारी चीजों को यूज करके देख लेते हैं CSS में, और VS कोड में भी चला के देखेंगे। अब यहाँ HTML के पेज पे मैंने एंकर टैग यूज किया, यहाँ पे दो हाइपरलिंक लगाई हैं और इनका टारगेट कुछ भी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ YouTube। अब यहाँ पे मैंने दो एंकर टैग यूज किए हैं, दोनों पे मैंने YouTube लिखा है, एक पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, वैसे खुलेगा तो YouTube, मैं यहाँ पे Facebook लिख देता हूँ। अब यहाँ पे दोनों के देखिए, ये एंकर हमारा एट्रीब्यूट है, ये एंकर हमारा एलिमेंट है, और ये इसके href एट्रीब्यूट है, इसका ये टारगेट एट्रीब्यूट है। टारगेट एट्रीब्यूट की मैंने वैल्यू दी है ब्लैंक। ठीक है, आप लोगों ने ये जब हमने एंकर टैग पढ़ा था तो आपको याद होगा, टारगेट चार प्रकार के इसके वैल्यूज होते हैं, ब्लैंक है, सेल्फ है, पेरेंट है, ये चार प्रकार के होते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू ब्लैंक। अभी इसका अगर आप प्रीव्यू देखोगे तो देखो कैसा दिखाई देता है। ये देखिए इसका इस तरीके से प्रीव्यू आ रहा है, ये ब्लू कलर का आ रहा है। इस पे हम जब क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारा यूट्यूब खोल दे रहा है। मैंने एक का टारगेट दिया हुआ है और एक का टारगेट नहीं दिया हुआ है। हम इसी हिसाब, इन्हीं को एट्रीब्यूट बोलते हैं। इन्हीं एट्रीब्यूट को हम स्टाइल कर सकते हैं। स्टाइल कैसे करना है हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने एंकर टैग लिखा और बिग ब्रैकेट ओपन किया और इसके अंदर लिख दिया मैंने टारगेट एट्रीब्यूट इसका। ठीक है, ये टारगेट एट्रीब्यूट हो गया हमारा।
अब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन कर देते हैं और इसका कलर कर देते हैं येलो। अब यहाँ पे बिल्कुल दिमाग से, मैं बिल्कुल बहुत गौर से मेरी बात को ध्यान से सुनना कि ये स्टाइल किस पे हो रही है। ये एंकर टैग के टारगेट एट्रीब्यूट को कर रहा है येलो। किसको कर रहा है? जिसका टारगेट है उसका ये कलर येलो कर देगा। अब यहाँ पे हमारे दोनों एंकर टैग में टारगेट है, एक में कुछ नहीं है और एक में ब्लैंक है, ठीक है। तो इसका प्रीव्यू क्या आएगा, रिव्यू देख लेते हैं। देखिए इन दोनों को इसने येलो कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि दोनों में टारगेट था। अगर मैं यहाँ पे एक में टारगेट हटा दूं, मैं इसमें टारगेट ना लिखूं, इसने देखिए एक को ब्लू कर दिया, उस पर स्टाइल अप्लाई नहीं की। क्यों स्टाइल अप्लाई नहीं की यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे स्टाइल तभी करेगा जब उसका टारगेट होगा तब, अदरवाइज उसका कलर येलो नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे भी टारगेट लिख देता, यहाँ पे मैं अगर टारगेट लिख देता तो इसका कलर हो जाता ब्लू, येलो। ठीक, क्लियर? अब समझ में आया कि एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स कैसे काम करते हैं। क्लियर? अब देखिए मैंने यहाँ पे वैल्यू दी थी इसको ब्लैंक, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं दी। अब हम इसकी वैल्यू पे भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ लिख दूं कि टारगेट अगर उसका अंडरस्कोर ब्लैंक है तो येलो करे, नहीं तो नहीं करे। अब यहाँ पे एक कंडीशन और लग गई ना कि टारगेट वो भी ब्लैंक होना चाहिए तभी येलो करेगा। अब देखिए यहाँ पे टारगेट ब्लैंक इसका है, इसका नहीं है, तो देखो क्या होगा, दोनों पे करेगा, एक पे करेगा। फटाक से कमेंट में आंसर दीजिए, इस कंडीशन में किस पे स्टाइल अप्लाई होगी? ये वाले एंकर टैग पे होगी या नीचे वाले एंकर टैग पे होगी? किस पे होगी? देखते हैं प्रीव्यू इसका। देखिए इसने ऊपर वाले पे करी, नीचे वाले पे नहीं करी। क्यों नहीं की? क्योंकि नीचे वाले का टारगेट ब्लैंक है, ब्लैंक खाली है मतलब, और यहाँ पे ब्लैंक लिखा हो। अब समझ में आया कि हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर से क्या कर सकते हैं, हम उसके एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट की वैल्यू को भी टारगेट स्टाइल कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक इमेज टैग ले लिया मैंने, इमेज में सोर्स में लगा दिया। यहाँ पे मेरे पास एक इमेज फोल्डर है, मेरे पास एक इमेज फोल्डर है, इमेज फोल्डर के अंदर हमारा एक इमेज पड़ी हुई है ये, और यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट आ रहा है अल्ट। अल्ट का मतलब अल्टरनेट नेम, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ APT लोगो, ठीक, और इसको सेव करता हूँ। ठीक, और एक और इमेज ले लेता हूँ, यहाँ पे एक मैं और इमेज एलिमेंट यूज करता हूँ, और यहाँ पे भी इमेजेस के अंदर एक smile.png डली है, उसको भी नाम दे देता हूँ मैं स्माइल, इसको सेव करता हूँ। अब इसका प्रीव्यू देख लेता हूँ। देखिए ये आ गया है और एक स्माइली इमोजी आ गया। इसका साइज थोड़ा बड़ा है, इन दोनों के साइज को कर लेते हैं थोड़ा छोटा। तो हम इसकी विड्थ करते हैं 100 और हाइट भी कर देते हैं 100। ठीक, और सेम हम नीचे वाले की भी कर देते हैं क्योंकि बहुत बड़ा वो भी दिख रहा है। तो मैं इसको कॉपी करके सिंपल इसमें पेस्ट कर देता हूँ। अब प्रीव्यू देख लेते हैं। ये दोनों देखिए इस तरीके से इमेजेस हमारी आने लगी हैं, ठीक है ना। अब इन पे हम एट्रीब्यूट पे सिलेक्टर लगाना देखते हैं। अब यहाँ मैं यूज करता हूँ IMG और मैंने यहाँ पे लिखा alt इज इक्वल टू APT लोगो और कर्ली ब्रेसेस से इसकी बॉडी ओपन कर दी। अब इसका मतलब है ये उस इमेज को स्टाइल करेगा जिसका अल्टरनेट टेक्स्ट APT लोगो है। अब यहाँ पे क्या है कि किसका APT लोगो है? ये वाली इमेज का अल्टरनेट टेक्स्ट APT लोगो है, जबकि इसका स्टाइल टैग क्या है? स्माइल है। तो किस पे स्टाइल अप्लाई होने वाली है? वो इस वाली लाइन पे स्टाइल अप्लाई होगी, इस वाली पे नहीं हो। अब स्टाइल क्या दे देते हैं? मैं कोई भी स्टाइल दे दूं, जैसे मैंने बॉर्डर दे दिया, यहाँ बॉर्डर दे देता हूँ 10 पिक्सल और सॉलिड कलर दे देता हूँ सॉलिड येलो, और सेव करके देखते हैं। इसमें उसने 10 पिक्सल का बॉर्डर लगा दिया है, यही मैंने स्टाइल दी थी। अब ये चीज देखिए, ये स्माइली वाली इमेज पे ये बॉर्डर क्यों नहीं लगा है? अब अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये क्यों नहीं लगा है तो मुझे कमेंट करके बताइए, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है इमेज को स्टाइल करनी है जिसका अल्टरनेट टेक्स्ट APT लोगो है, उसे ये बॉर्डर कर देना है। लेकिन यहाँ पे जो अल्टरनेट टेक्स्ट APT लोगो किसका है? ये सिर्फ ये इमेज का है। नीचे वाली जो इमेज है इसका अल्टरनेट टेक्स्ट क्या है? स्माइल है। तो ये कंडीशन इस पे लागू नहीं हो, इसलिए हमने APT लोगो इसका एट्रीब्यूट सिलेक्टर यूज किया। अगर मैं यहाँ पे दूसरा इमेज यूज कर लेता और यहाँ पे मैं लिख दूं alt इज इक्वल टू स्माइली और इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू, ठीक, सेव करके देखते हैं। देखिए अब ये इस पे भी इसने बॉर्डर लगा। आई होप आप लोगों को अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम एट्रीब्यूट और उनकी वैल्यू को कैसे कलर कर सकते। आप इन सारी चीजों को नोट्स बनाते चलिए, इनको नोट कर लीजिए, प्रैक्टिकल करके देखिए, और अगर नहीं चल रहा है या कोई एरर आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं पर्सनली उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश जरूर। ये था हमारा एट्रीब्यूट सिलेक्टर। एट्रीब्यूट सिलेक्टर के बाद हम जो अपना आखिरी सिलेक्टर पढ़ने वाले हैं उसे हम बोलते हैं
ग्रुप सिलेक्टर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सीएसएस में ग्रुप यानी समूह के सिलेक्टर आप एक साथ कई अलग अलग प्रकार के एलिमेंट को टारगेट करने के लिए अनुमति देता है। यह उन स्थितियों में उपयोगी होता है जहाँ पर आप एक ही स्टाइल को कई एलिमेंट पर लागू करना चाहते हैं। अभी हम कभी H1 पे स्टाइल करते हैं, कभी पैराग्राफ पे, कभी डिप पे। तो ग्रुप में हम एक साथ सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं, सभी को सिलेक्टर बना सकते हैं और उन पे सेम स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। काम कैसे करता है ये देख लेते हैं। इसके लिए हम ग्रुप सिलेक्टर को कॉमा द्वारा अलग अलग करते हैं और इनको किसी भी सीएसएस सिलेक्टर समूह में शामिल कर सकते हैं, चाहे वो आईडी हो, चाहे क्लास हो या एलिमेंट सिलेक्टर हो। लिखने का तरीका सिंपल इस तरीके से होता है। आप इस तरीके से कॉमा लगा के मल्टीपल सिलेक्टर्स ले सकते हो और उन्हें स्टाइल दे सकते हो। देखें इसको यूज करके काम कैसे करता है। अब यहाँ पे मेरे पेज में H1 एलिमेंट है, H2 एलिमेंट है और पैराग्राफ एलिमेंट है और हम एक बार में तीनों को स्टाइल करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम सिंपल स्टाइल क्या लिखेंगे, हम H1 लिखेंगे कॉमा H2 लिखेंगे कॉमा पैराग्राफ एलिमेंट लिखेंगे और इनको स्टाइल कर देंगे। यहाँ पे हम कर दे रहे हैं भैया, कलर कर दो इनको रेड, सिंपल। अब देखो प्रीव्यू में सबका कलर इसने एक बार में रेड कर दिया, सिंपल। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ग्रुप सिलेक्टर भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे सिलेक्टर जिनका यूज सीएसएस में बहुत ज्यादा होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। इनके नोट्स बनाइए और इनको प्रैक्टिकल करके जरूर देखिए, तभी समझ में आएंगे, देखने से अकेले समझ में नहीं आने वाले हैं। मिलते हैं सीएसएस सीरीज के नए टॉपिक के नए ट्यूटोरियल में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।